तो सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है कोवैलेंसी, जिसका नाम है कोवैलेंसी। और जो कोवैलेंसी वर्ड होता है ये बिल्कुल वैलेंसी से रिलेटेड वर्ड होते हैं। कोवैलेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in ground state or in excited state। are called as covalency। अब उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करना है कि यहाँ पर दो वर्ड आ गया, एक है ग्राउंड स्टेट और दूसरा है एक्साइटेड स्टेट। इसका जो बेसिक सा मीनिंग होता है वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है और उसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना चाह रहे हैं, सपोज करिए कि हम लोग सल्फर की बात कर रहे हैं, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और ये 16 एटॉमिक नंबर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 16 होंगे, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएं तो कैसे लिख पाएंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। आप अगर इसको देखेंगे तो क्या यहाँ से यहाँ तक ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं ये है अपना नियॉन, और इसके बाद वाला जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें है 3s2 3p4। हमें ये देखना है कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है यही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो इसको अगर बनाना पड़े, इसका ओरिएंटेशन देखना पड़े, तो हमें ये मालूम चल रहा है कि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। तो जो इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो इसका नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं ये है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वही कोवैलेंसी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो इसलिए इसका कोवैलेंसी जो है 2 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हमें ये मालूम है कि क्योंकि ये थर्ड सेल की बात हो रही है तो 3d ऑर्बिटल भी यहाँ पर खाली रहता है। जब 3d ऑर्बिटल खाली है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 3p में से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराया जा सकता है d के पास। इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराया जा सकता है d के पास, तो वो यहाँ निकल के आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्म जो होगा ये आपका एक्साइटेड स्टेट का फॉर्म है, एक्साइटेड स्टेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके अपने नियर बाई एनर्जी लेवल में एक्साइट कर गया है। तो ये अपना क्या था, 3s था और ये 3p हुआ करता था। ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। क्योंकि 3d यहाँ पर वैकेंट था इसलिए इलेक्ट्रॉन 3p में से निकल करके और 3d में शिफ्ट हो गया, एक्साइट कर गया। तो आप इस केस में देखेंगे तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसलिए इसका कोवैलेंसी जो हो जाएगा वो 4 हो जाएंगे। सेम एलिमेंट का अलग अलग कोवैलेंसी हो सकता है, क्योंकि उस कोवैलेंसी के जरिए ही हम लोग बॉन्ड डिसाइड कर पाते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, अब ये है कि यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये पेयर्ड फॉर्म में है, तो क्यों ना इसको भी एक्साइट करा दिया जाए, क्योंकि सेम सेल में है, सेम एनर्जी लेवल के नियर बाई में है, तो क्यों ना इसको एक्साइट कराया जाए।
तो अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर एक्साइट करवाएंगे और एक्साइट करा करके अब जो ये पेयर्ड था यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करा दिया जाए डी में, तो ये जैसा था एज इट इज रह जाएगा और डी के पास इस बार जो है इस बार 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे जो एक्साइट किए हुए। आप देखिए ये 3s हो गए, ये 3p है और ये 3d है, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो ये पहली बार एक्साइटेशन हुआ था, तो इसलिए इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और क्योंकि ये दूसरी बार एक्साइट हो रही है तो इसलिए हम लोग इसको कहेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आप देखिए यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर जो आपका कोवैलेंसी होगा वो 6 होगा। तो जनरली अगर हम लोग बात करें कोवैलेंसी का, तो हमने कहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे वो ग्राउंड स्टेट की बात करिए चाहे एक्साइटेड स्टेट में आप बात करिए, ये आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वही कोवैलेंसी कहलाएगा। मतलब जितना कोवैलेंसी उतना बॉन्ड बना सकता है। तो जनरली अगर हम लोग बात करें सल्फर का, कोवैलेंसी ऑफ सल्फर बराबर 2 4 एंड 6, ये तीनों हो सकता है। मतलब सल्फर 2 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना सकता है, सल्फर 6 बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो आई होप कि कोवैलेंसी वाला पार्ट आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट पार्ट एक और अगर मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल करना हो तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। सपोज करिए फास्फोरस की बात करें, और क्लोरीन का भी आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करके आप लोग जो सो इसको आंसर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और लिविस डॉट स्ट्रक्चर में जो हमें सीखना है उसमें इसका यूज है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में इस कोवैलेंसी का यूज है, जिसको यूज करके हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्योरी पे, कि क्या इन्होंने थ्योरी क्या बताए हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है रूल्स, है ना। रूल्स क्या है, थ्योरी क्या है। तो रूल्स कह रहा है सबसे पहला जो रूल्स होंगे वो होंगे सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। जो सबसे पहला रूल होगा वो होगा सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। और सिलेक्शन कैसे होंगे, तो सिलेक्शन का जो सबसे पहला नियम होने चाहिए वो है वो लिस्ट इन नंबर होना चाहिए। लिस्ट इन नंबर, जो सबसे कम संख्या में प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, वही सेंट्रल एटम कंसिडर किए जाएंगे। अगर मान लीजिए लिस्ट इन नंबर मैच कर जाए, दो ऐसे एलिमेंट हो जो सिंगल या फिर कम संख्या में प्रेजेंट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पर देखेंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले प्रायोरिटी देंगे लिस्ट इन नंबर। अगर ये मैच कर जाता है तो हम लोग लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्रायोरिटी देंगे, और अगर मान लीजिए ये भी मैच कर जाए तो हम लोग ये देखेंगे साइज किसका लार्जेस्ट है, तब हम लोग साइज लार्जेस्ट चेक करेंगे। और ये भी अगर मान लीजिए मैच कर जाए, ये तीनों क्राइटेरिया से सेंट्रल एटम का सिलेक्शन ना हो पाए, तब हम लोग एटॉमिक नंबर चेक करेंगे। एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होने चाहिए, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होने चाहिए।
तो ये अपना 4 अलग अलग फैक्टर है। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या वो लिस्ट इन नंबर है कि नहीं है। अगर वो लिस्ट इन नंबर है तो फिर हम लोग लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक करेंगे। देन आफ्टर हम लोग साइज देखेंगे कि वो साइज लार्जेस्ट है या नहीं। अगर इससे भी पता ना चल पाया तो एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होने चाहिए, तो हम लोग उसको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड चीज ये ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। उसका रीजन समझ लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन को अगर देखेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ये, या तो एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर सकता है। अगर मान लीजिए ये गेन करता है तो H- फॉर्म करेगा, अगर लूज करता है तो H+ फॉर्म करेगा। और इसका एक और नेचर होता है कि हाइड्रोजन शेयरिंग भी करता है, हाइड्रोजन जो है शेयरिंग भी करता है। तो अब रही बात कि हाइड्रोजन वही है, एलिमेंट वही है, बट वो अलग अलग टाइप का वैरायटी शो करता है, जिसके कारण ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कि वो कौन सा नेचर शो करेगा। एक रीजन ये होता है। दूसरा कारण है कि हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाया भी तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, और सिंगल बॉन्ड अगर बना रहा है तो वहां पर इसके लिए परेशानी ये इस बात का है कि जो सेंटर पे जो आपका मेन एटम रहेगा वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने चाहिए। अगर वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है तो फिर वहां पर मुश्किल हो जाएगा कि सेंटर पे रहना, क्योंकि सेंटर से मल्टीपल टाइप्स ऑफ एटम जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन नहीं हो सकता। दूसरी चीज की फ्लोरीन को भी आप देखेंगे तो ये भी क्या करता है, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण ना तो हाइड्रोजन और ना फ्लोरीन, ये दोनों में से कोई सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो सेकंड पॉइंट अपना, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। आगे अगर हम लोग बात करें कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तो फिर जनरली वो आपको सेंटर पर दिखेगा। जनरली वो चार्ज जो है वो सेंटर पर दिख रहा होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इफ पॉजिटिव चार्ज is there on any compound, then it will be generally on central atom, इट विल बी जनरली ऑन सेंट्रल एटम। और यूं ये भी कहे आगे, हालांकि हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर में, कि अगर मान लीजिए बॉन्ड रिच हो गया, कोई बॉन्ड ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और बॉन्ड कम अगर किसी के पास है तो वो नेगेटिव चार्ज होंगे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज है, इफ नेगेटिव चार्ज is there on any compound, then it will be on surrounding atom। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कहता है कि अगर कोई सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम का इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमेशा कोशिश ये करता है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे। तो हम लोग वो पॉइंट को भी मेंशन कर लेंगे। सेंट्रल एटम ऑलवेज ट्राइज
to remain in maximum covalency, remain in maximum covalency। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग का है कैलकुलेशन की, कैसे हम लोग स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करके और डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, उस पार्ट को समझते हैं ज़रा। तो सपोज करिए कि हमें कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड दे दिया, मान लेते हैं CO3 2 माइनस है, और ये CO3 2 माइनस एक कार्बोनेट आयन बोला जाता है इसे, और इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें डिटरमाइन करना है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहला काम जो करना होगा, इसमें से इसका सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने रूल में पढ़ा है, रूल में ये पढ़ा कि जो कम संख्या में प्रेजेंट हो, कार्बन यहाँ 1 है और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो हमें प्रायोरिटी उसको देना है जिसकी संख्या कम हो, जो कम नंबर में प्रेजेंट हो, जो लिस्ट इन नंबर हो। तो लिस्ट इन नंबर कार्बन है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, उस कार्बन को आप सेंटर पर रख दीजिए, सेंट्रल एटम हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद का जो प्रोसेस है कि इससे जुड़ा हुआ जो भी एटम है उसको सिंगल सिंगल बॉन्ड से आप जोड़िए। तो 3 ऑक्सीजन था, तीनों ऑक्सीजन को हमने सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब हम लोग आते हैं इसका कैलकुलेटिव पार्ट पे। हम लोग कैलकुलेटिव पार्ट पे सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे वो Q का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखेंगे कौन इसमें कौन कौन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। तो सबसे पहले देखिए कार्बन का सेंट्रल एटम, जो कार्बन सेंट्रल एटम है उसका कितना इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें हम लोग जान रहे हैं 4 है, ओके। फिर देख रहे हैं ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो 2 और 6, तो बाहर वाले सेल में जो आप देख रहे हो यही उसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने ऑक्सीजन है जी ना, 3 ऑक्सीजन है इनटू 6 इलेक्ट्रॉन। और ये देखना है कि कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है क्या, तो 2 माइनस चार्ज है। 2 माइनस चार्ज का मतलब है कि इस कंपाउंड ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, यानी ऐड होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। आप अगर इसका कैलकुलेशन देखें तो क्या हो जाएंगे, 4 + 18 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए जब ऐड ऑन करेंगे तो 24 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब ये है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। अब इसको रिलेट करके इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो जब हमने यहां से सेंट्रल एटम को सेलेक्ट किया और सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ उससे जुड़े हुए एटम को जोड़ा, तो हमें मालूम चला कि एक बॉन्ड को जोड़ने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बने यहाँ, 3। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 × 2, क्योंकि जितना बॉन्ड इंटू 2, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कह रहा है कि जितना टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन था इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, यानी बॉन्ड बना चुका है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो 24 इलेक्ट्रॉन - 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसको हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन कहते हैं,
जिसको हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो 18 इलेक्ट्रॉन हमारा बच गया, इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सराउंडिंग एटम एंड सेंट्रल एटम। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो लोन पेयर, इसको हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं ना। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड इसके साथ बनाए हैं, एक बॉन्ड बनाई यानी 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, यानी कि इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें जो सबसे पहला काम करना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहां रखना होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने रखा, 2, 4 और 6, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, यहाँ पर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन पे भी जाएंगे, यहां भी जो सो इसका 2, 4, 6 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो था, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 और ये 2, 8। अब क्या हुआ कि सारे ऑक्सीजन खुश हो गए, सारे ऑक्सीजन जो है वो खुश है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से? ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आप 18 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग यूज करते हैं कंप्लीट करने के लिए उसके ऑक्टेट को, वही इलेक्ट्रॉन हमने यूज किया है। तो ये सारे ऑक्सीजन खुश हो गए, उसके ऑक्टेट पूरा हो गए। लेकिन इस ऑक्सीजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कम से कम 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहां तो सिंगल बॉन्ड बना रखा है। कार्बन को अगर चेक करेंगे तो कार्बन कह रहा है कि भाई मेरा तो ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं, हमारा तो 6 ही इलेक्ट्रॉन पूरे हुए हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन भी चाह रहा है कि हम 2 बॉन्ड बनाएं, और कार्बन चाह रहा है कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिले। तो वो केस कैसे बनेगा? हम जानते हैं कि कार्बन का जो कोवैलेंसी है वो 4 है, कार्बन का कोवैलेंसी 4 है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, यहाँ 3 ही बॉन्ड बना है। तो यहाँ पर एक अभियान चलाना होता है। क्या अभियान चलाएंगे ना? यहाँ से किसी भी ऑक्सीजन के साथ आप लोन पेयर हटाइए और डबल बॉन्ड लगाइए, लोन पेयर हटा के और डबल बॉन्ड लगा देना है। जैसे ही आपने लोन पेयर हटा के डबल बॉन्ड लगाया, अब देखिए क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? 2, 4, 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड आया है लोन पेयर आया है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ऑक्सीजन के पास भी 2, 4, 6 और 2, 8, मतलब ऑक्सीजन भी खुश और कार्बन भी खुश। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन बॉन्ड पूरा नहीं हुआ। तो बॉन्ड पूरा जब नहीं हुआ, बॉन्ड की कमी हुई, तो वहाँ पर हमें माइनस चार्ज देना पड़ेगा। हमने आपको स्टेटमेंट में लिखवाया था कि जहाँ पर बॉन्ड की कमी होती है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि जहाँ बॉन्ड की कमी वहाँ माइनस चार्ज। यहाँ बॉन्ड की कमी हुई, 2 बॉन्ड बनाना था, 1 बना है, तो बॉन्ड की कमी मतलब 1 माइनस चार्ज। यहाँ भी बॉन्ड की कमी मतलब दूसरा माइनस चार्ज। तो हमें ये दिख रहा है कि इस कंपाउंड में जो 2 माइनस चार्ज था वो एक इस ऑक्सीजन पर और एक इस ऑक्सीजन पर। इसी को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेटअप को, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको समझ सकते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है कि इसमें फॉर्मूला कैसे हमने बनाया। तो फॉर्मूला हम लोग Q का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सराउंडिंग एटम्स प्लस में कोई अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो जुड़ जाएंगे और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये क्यू कैलकुलेट करने का तरीका है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जब हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग मेंशन कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं और फिर उससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या है ना। तो सपोज करिए कोई और कंपाउंड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं SO4 जिसका नाम है सल्फेट आयन, जिसका नाम है सल्फेट आयन। सेम फॉर्मूला यहां अप्लाई करने वाले हम लोग। सबसे पहले इस सल्फर और ऑक्सीजन में ये चेक करना है किसकी संख्या कम है। तो हमें मालूम चल रहा है कि सल्फर जो है वो सिंगल है यहाँ, तो इसलिए सल्फर हमारा सेंट्रल एटम हो गया, सल्फर हमारा सेंट्रल एटम हो गया। उसके बाद जो भी उससे जुड़ा हुआ है उसको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, चारों ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया। इतना प्रोसेस करने के बाद हमें क्यू निकालना है। यहाँ क्यू में क्या होगा, देखिए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस में यहां पर देखिए ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। कितने ऑक्सीजन है, 4 है। और यहां पर 2 माइनस चार्ज यानी कि वो जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये, आप देखिए 24 और 6 32 ये आपको मिलेंगे। अब आते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे। हमने कहा नंबर ऑफ बॉन्ड 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 बराबर 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या हमने पढ़ा था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इससे इसको घटाएंगे तो 32 में से आप 8 इलेक्ट्रॉन को घटाइए तो 24 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का यूज जो करना है पहले सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए करना है। आप इस सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट को पूरा करिए। अब देखिए इस ऑक्सीजन ने 2 4 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन बना करके इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया। हमने एक बात पढ़ा है, 24 इलेक्ट्रॉन रख दिया हमने, लेकिन क्या इस ऑक्सीजन का बॉन्ड सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ऑब्वियस सी बात है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो बॉन्ड बनाता है वो डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और सल्फर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। और हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंसी जो होता है सल्फर का, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो 2 4 और 6 ये तीनों होता है, 2 4 और 6। तो हमने ये आपको बताया है कि सेंट्रल एटम जो है वो हमेशा कोशिश ये करता है कि मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहे। तो 4 बॉन्ड इसने बनाया है, मतलब 4 कोवैलेंसी में अभी है ये। क्यों ना इसको 6 बॉन्ड बनाया जाए ताकि ऑक्सीजन भी खुश हो जाए। तो यहां से हम लोग एक अभियान चलाते हैं, लोन पेयर हटाओ और डबल बॉन्ड लगाओ।
यहां भी लोन पेयर हटाए और डबल बॉन्ड लगाए। अब इस सल्फर ने 6 बॉन्ड बना लिया, यानी कि इसके पास मैक्सिमम कोवैलेंसी में अब इसका सेंट्रल एटम जा चुका है। ये ऑक्सीजन खुश हो गया क्योंकि इसको डबल बॉन्ड भी बन गया और इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। लेकिन ये 2 ऑक्सीजन जो है, ये 2 ऑक्सीजन अब खुश नहीं है। ऑक्टेट पूरा है लेकिन बॉन्ड पूरा नहीं है। तो हमने डायरेक्टली एक शॉर्टकट हमने आपको सिखाया कि जहां बॉन्ड की कमी है वहां माइनस चार्ज दे दीजिए, जहां बॉन्ड की कमी है वहां माइनस चार्ज दे दीजिए। फिर से आप कंपाउंड को देखिए, SO4 2 माइनस चार्ज। तो ये जो आप 2 माइनस चार्ज आप देख रहे हैं, 2 माइनस कहां है ना, ये दोनों ऑक्सीजन पर है। ठीक है, लेकिन रही बात कि ये तो हो गया डायरेक्ट बातें, इसको हम कैसे कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। जो आप अलग अलग चार्ज देख रहे हो, इसी को हम लोग फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते हैं, फॉर्मल चार्ज। तो ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है? मीन्स इस पर्टिकुलर एटम पे या अलग अलग एटम पे भी हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मल चार्ज निकालना है उसको जरा समझिए कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो सपोज करिए कि यहां पर ये फर्स्ट ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड ऑक्सीजन है, ये थर्ड ऑक्सीजन है और ये फोर्थ ऑक्सीजन है। हम सारे ऑक्सीजन पे अगर चार्ज कैलकुलेट करने जाएं तो मान लीजिए फर्स्ट ऑक्सीजन पे हमें चेक करना हो कि इसका चार्ज कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसके पास उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने होते हैं? 6। तो हमने यहां लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर देखेंगे हम लोग कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद उसमें से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे हम लोग। ठीक है, वहां से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये 4 है। तो और उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। यहां पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे? 2 यहां और 2 यहां, 4। तो यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग इस पर्टिकुलर एटम का चार्ज पता कर सकते हैं। तो आप जरा देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? 4 है। कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहां? 4/2, 4/2 यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। आप देखिए 6 - 4 और ये -2, 6 - 4 और -2 बराबर 0। मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये हम लोग प्रूफ भी कर चुके हैं यहां। ठीक है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट थर्ड के लिए भी है, क्योंकि ये इसने भी डबल बॉन्ड बना रखा है, इसने भी डबल बॉन्ड बना रखा है, इसके पास भी 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें सेकेंड ऑक्सीजन का, तो सेकेंड ऑक्सीजन पे चेक करिए फॉर्मल चार्ज। हम लोग जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 4, 6। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? यहां पर 1 बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 6 - 6 -1, ये जब काटेंगे तो -1। तो ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे? फॉर्मल चार्ज -1। तो आप देखिए उस ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के जरिए हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि अगर इसके ऊपर माइनस चार्ज आया है तो क्यों आया है, उसका ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मल चार्ज आपको निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग मेंशन कर सकते हो। इसके हेल्प से आप लोग सारे चार्ज को पता कर सकते हो। ठीक है, यहां पर अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इस सल्फर के पास अब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 यहां, 2, 4,
4 यहाँ पे, 4 यहाँ, तो 4 4 8, 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। तो जब मान लीजिए सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी ऑक्टेट के बियॉन्ड चला जाए, तो उसे घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिविस थ्योरी के हिसाब से हम लोग ये जानते हैं कि उसके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेना है, मेंशन कर लेना है, क्या कि सेंट्रल एटम कैन हैव more than 8 electrons। ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आई होप कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस से ही हम लोग सारे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। आप लोग अगर फर्दर कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है आप लोग के लिए, ये क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। ड्रॉ लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आप NO3 माइनस का सॉल्व कर सकते हैं, NO2 प्लस का, PO4 3 माइनस का आप सॉल्व कर सकते हैं, ClO4 माइनस का कर सकते हैं, आप CO2 का भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग के लिए ये होमवर्क है, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। जो प्रोसेस हमने आपको समझाने की कोशिश किया है वही प्रोसेस से ये सारे स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे विथ फॉर्मल चार्ज, जो भी आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमने सिखाया है। सो थैंक यू वेरी मच।